हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे क्षेत्र में जहां ताप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, किसान अपनी फसल को नुकसान से बचाने हेतु खेतों को पानी से भर देते हैं, क्योंकि जब ठंडे क्षेत्र में जब वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो किसान अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों में पानी से उसे भर देते हैं। तो ऐसा किस लिए करते हैं, वो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है कि ठंडे प्रदेश में पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। बी ऑप्शन बी दिया है कि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है। ऑप्शन सी है जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कम होती है। ऑप्शन डी है ठंडे क्षेत्रों में मिट्टी द्वारा बहुत अधिक जल अवशोषित कर लिया जाता है। तो ठंडे क्षेत्रों में जल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। किसान अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जल की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है वो अधिक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, मानव नेत्र का वह भाग जो फोटोग्राफी कैमरा के द्वारक के समान कार्य करता है। मानव नेत्र का वह भाग जो फोटोग्राफी कैमरा के द्वारक के समान कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है परितालिका कहलाता है। बी दिया है लेंस कहलाता है। सी दिया है तारा या पुतली कहलाता है। और ऑप्शन डी दिया है कि रोमाभ पेशियाँ कहलाता है। तो मानव नेत्र का वह भाग जो फोटोग्राफी कैमरा के द्वारक के समान कार्य करता है उसे तारा या पुतली कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, फोटोग्राफी कैमरे की एफ संख्या है। फोटोग्राफी कैमरे एफ की संख्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है द्वारक के व्यास को दर्शाती है। ऑप्शन बी दिया है द्वारक व्यास के विलोम को दर्शाती है। ऑप्शन सी दिया है कि लेंस की फोकस दूरी या द्वारक के व्यास के अनुपात को दर्शाता है। और ऑप्शन डी दिया है कि लेंस की फोकस दूरी द्वारक के व्यास के गुणनफल को दर्शाता है। तो फोटोग्राफी कैमरे की जो एफ संख्या होती है वो लेंस की फोकस दूरी व द्वारक के व्यास के अनुपात को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। लेंस की फोकस दूरी व द्वारक के व्यास के अनुपात को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल का क्या कार्य होता है। उसमें ये ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन ए दिया है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बी दिया है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी दिया है प्रकाश ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ऑप्शन डी दिया है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो प्रकाश विद्युत सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद B1 क्षैतिज रूप से फेंकी जाती है तथा दूसरी गेंद B2 मात्र उतनी ही ऊंचाई से छोड़ी जाती है ताकि अनुदैर्ध्य गिरे। क्वेश्चन में दिया है कि एक गेंद B1 क्षैतिज रूप से फेंकी जाती है तथा दूसरी गेंद B2 मात्र उतनी ही ऊंचाई से छोड़ी जाती है ताकि अनुदैर्ध्य गिरे। यह देखा गया कि ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है कि पहले B1 भूमि पर पहुंचती है। ऑप्शन बी दिया है पहले B2 भूमि पर पहुंचती है। ऑप्शन सी दिया है दूसरी गेंद की तुलना में B1 भूमि पर पहुंचने में 2 गुना समय लेती है। और ऑप्शन डी दिया है कि B1 B2 दोनों ही एक साथ भूमि पर पहुंचती हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है, एक गेंद B1 क्षैतिज रूप से फेंकी जाती है तथा दूसरी गेंद B2
मात्र उतनी ऊंचाई से छोड़ी जाती है ताकि अनुदैर्ध्य गिरे। यह देखा गया कि क्या होगा कि B1 और B2 दोनों एक साथ भूमि पर पहुँचेंगे। B1 और B2 दोनों एक साथ भूमि पर पहुँचती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्यबल का प्रतिकारी बल होगा। जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्यबल व प्रतिकारी बल पूछा है इसमें, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। एक दिया है कि भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं। बी दिया है कि एक ही पिंड पर कार्यरत होते हैं। सी दिया है कि सदैव बराबर नहीं होते हैं। डी दिया है सदैव बराबर होते हैं। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्यबल व प्रतिकारी बल जो होते हैं वो दोनों भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं और सदैव बराबर होते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन सा सही है कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्यबल व प्रतिकारी बल जो होता है वो भिन्न पिंडों पर कार्यरत होता है और सदैव बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम में कार्यबल व प्रतिकारी बल जो होता है वो भिन्न पिंडों पर कार्य करता है और सदैव बराबर होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने पर उसका वेग। अंतरिक्ष यान में उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने पर उनका वेग जो होगा वो क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है या फिर अपूर्वानुमेय रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने पर जो उनका वेग होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है पृथ्वी की औसत त्रिज्या r और औसत घनत्व d, गुरुत्व के कारण त्वरण का औसत मान g, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G के आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि केवल r व d को प्रयुक्त करके हो सकता है। बी में दिया है कि केवल कैपिटल G और स्मॉल g को प्रयुक्त करके हो सकता है। और ऑप्शन सी दिया है कि स्मॉल g कैपिटल G r को प्रयुक्त करके हो सकती है। और ऑप्शन डी दिया है केवल r और g को प्रयुक्त करके हो सकता है। तो इसमें कैपिटल G जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और जो स्मॉल g है वो त्वरण का औसत मान है और r जो है वो औसत पृथ्वी की औसत त्रिज्या है और d जो है वो औसत पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो इसमें कह रहा है कि इन आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी का द्रव्यमान की गणना कैसे कर सकते हैं। तो हम r और d मतलब पृथ्वी की औसत त्रिज्या और औसत घनत्व प्रयुक्त करके हो सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सूची 1 को 2 के साथ मिलान कर इसके संकेतों के अनुसार दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे एक तरफ में सूची 1 दिया है और एक तरफ सूची 2 दिया है और दोनों को मिलाना है। ये वैज्ञानिक के नाम दिए हैं, यहाँ पे खोज दिए हैं कि कौन से वैज्ञानिक ने किसकी खोज की है। तो पहला इसमें देखिए ए में दिया है कोपरनिकस, बी में दिया है केपलर, सी में दिया है गैलीलियो और डी में दिया है न्यूटन। तो जो इसमें डी है, न्यूटन ने किसकी खोज की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। और इसमें दिया है गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? तो बृहस्पति के चंद्रमा की खोज की थी। और कोपरनिकस ने किसकी खोज की थी? तो सूर्य केंद्र सिद्धांत दिया था। और केपलर ने ग्रहों का सिद्धांत दिया था। तो इसमें क्या है, ए का क्या है? ए का 3 होगा, बी का 4 होगा और सी का क्या है? 1 होगा और डी का क्या है? 2 होगा। तो क्या है? 3 4 1 2। तो ये ऑप्शन में देखते हैं किस में है? 3
412, ये ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप, जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप होगा, इसका ताप ऑप्शन में देखते हैं। ए दिया है घटता है, बी दिया है अपरिवर्तित रहता है, सी दिया है बढ़ता है और डी दिया है कि घटता बढ़ता है। तो जल के हिमीकरण के होने पर इसका जो ताप है वो अपरिवर्तित रहता है। जल के हिमीकरण के होने पर जो इसका ताप होगा वो अपरिवर्तित रहता है। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में परिवर्तन बदलना या परिवर्तन होना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। तो इसका सही आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख की पुतली, आँख की पुतली, इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। आँख की पुतली ए है कम दूरी की दृष्टि के लिए स्वतः समायोजित हो जाती है। ऑप्शन बी दिया है वर्ण के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रकाश की मात्रा के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाती है और ऑप्शन डी दिया है कि दृश्य के आकार के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाती है। तो आँख की जो पुतली है वो प्रकाश के मात्रा या तीव्रता के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि प्रतिदीप्ति लैंप एवं टेलीविज़न की पिक्चर ट्यूब प्रतिदीप्ति परिघटना द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जो ऑप्शन ए दिया है दोनों युक्तियों में पराबैंगनी किरणों के कारण उत्पन्न होते हैं। बी दिया है कि दोनों युक्ति साधनों में इलेक्ट्रॉनों के पुंज के कारण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी दिया है कि प्रतिदीप्ति लैंप में इलेक्ट्रॉन के पुंज तथा टेलीविज़न ट्यूब में पराबैंगनी किरणों के कारण उत्पन्न होता है। और ऑप्शन डी दिया है कि टेलीविज़न ट्यूब में इलेक्ट्रॉनों के पुंज तथा प्रतिदीप्ति लैंप में पराबैंगनी किरणों के कारण उत्पन्न होता है। तो प्रतिदीप्ति लैंप व टेलीविज़न के पिक्चर ट्यूब प्रतिदीप्ति परिघटना द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जो टेलीविज़न ट्यूब में इलेक्ट्रॉनों के पुंज तथा प्रतिदीप्ति लैंप में पराबैंगनी किरणों के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग, प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग क्या होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है कम होता है, बी दिया है अधिक होता है, सी दिया है एक समान होता है और डी दिया है अनंत असीमित होता है। तो प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का जो वेग होता है वो एक समान होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है वर्ण रंग का संबंध है, वर्ण का संबंध किससे होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है आयाम से है, बी में दिया है आवृत्ति से है, सी में दिया है गुणवत्ता से है और डी में दिया है वेग से है। तो वर्ण या रंग का जो संबंध होता है वो आवृत्ति से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है लेज़र के अनेक अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग नहीं है, लेज़र के अनेक अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। पहले इसमें 1 दिया है, कौन सा इसमें से अनुप्रयोग नहीं है। होलोग्राफी नहीं है, चिकित्सीय नहीं है, शल्य क्रिया नहीं है या फिर नियंत्रित ताप नाभिकीय अभिक्रिया नहीं है। तो लेज़र के अनेक अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग नहीं है, वो नियंत्रित ताप नाभिकीय अभिक्रिया नहीं है। इसमें चौथा वाला ऑप्शन इसमें नहीं होगा, नियंत्रित ताप नाभिकीय अभिक्रिया। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग, जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उनका उपयोग हम कहाँ करते हैं।
तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग ऑप्शन ए दिया है गहरे जल में डूबी वस्तुओं की पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग ऑप्शन ए दिया है गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज करने में करते हैं। गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज तथा उनकी गहराई ज्ञात हेतु किया जाता है। ऑप्शन बी दिया है यकृत, लीवर, अग्नाशय, वृक्क, हृदय जैसे मानव अंगों के रोग व असमानताओं के निदान हेतु किया जाता है। ऑप्शन सी दिया है तेल व खनिज निक्षेपों के भूमिगत चित्रांकनों हेतु किया जाता है। और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी प्रयोजन हेतु किया जाता है। तो जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उनका उपयोग हम गहरे जल में डूबी हुई वस्तु के खोज के लिए करते हैं, गहराई को पता लगाने के लिए करते हैं, यकृत, लीवर, अग्नाशय, वृक्क, हृदय जैसी अन्य बीमारियों के असमानताओं के निदान के लिए करते हैं, तेल खनिज निक्षेपों के भूमिगत हेतु भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सभी प्रयोगों हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध किससे है। जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है उनका संबंध इनमें से किससे है। ऑप्शन ए है आयाम से है, बी है प्रबलता से है, सी है तारत्व से है और डी है गुणवत्ता से है। तो ध्वनि की तरंगों की जो आवृत्ति होती है उसका जो संबंध होता है वो तारत्व से होता है, तीव्रता तारत्व से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। इसमें दिया है कि तारत्व के कारण ध्वनि मोटी या तीक्ष्ण होती है। दिया है कि ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक, अतः ध्वनि पतली होगी। ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होगा, अतः ध्वनि मोटी होती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की ध्वनि तारत्व अधिक होती है, जिसके कारण स्त्रियां की ध्वनि पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विद्युत परिपथों में फ्यूजों की अपेक्षा लघु परिपथ भंजक को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि जो विद्युत परिपथ होता है उसमें फ्यूज की अपेक्षा लघु परिपथ भंजक की प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑप्शन ए है एमसीबी ओवरलोडिंग का वहन आग लगे बिना कर लेता है। ऑप्शन बी दिया है कि फ्यूज की तुलना में एमसीबी सस्ता है। ऑप्शन सी दिया है कि ओवरलोड को दूर करने के बाद एक लीवर दबाकर एमसीबी पुनः सेट किया जा सकता है। और डी दिया है कि फ्यूज उचित कार्यदर की धारा के अनुसार उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूजों की अपेक्षा लघु परिपथ भंजक को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए दी जाती है क्योंकि ओवरलोड को दूर करने के बाद एक लीवर दबाकर पुनः एमसीबी को लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यूरेनियम 235 के विखंडन तब होता है जब यह, ऑप्शन ए दिया है कि तेज गतिक प्रोटॉन का परिग्रहण करता है, बी दिया है कि तेज गतिज न्यूट्रॉन का परिग्रहण करता है और ऑप्शन सी दिया है मंद गतिज न्यूट्रॉन का परिग्रहण करता है, ऑप्शन डी दिया है फोटॉन का परिग्रहण करता है। तो यूरेनियम 235 में विखंडन तब होता है जब मंद गति न्यूट्रॉन का परिग्रहण करता है, मंद गतिक न्यूट्रॉन का परिग्रह करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम ऑप्शन देखते हैं। ए में दिया है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के नियम पर आधारित है। ऑप्शन बी दिया है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के नियम पर आधारित है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है नियंत्रित, ऑप्शन बी में दिया है अनियंत्रित, अनियंत्रित विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित है। और ऑप्शन सी दिया है कि नियंत्रित संलयन अभिक्रिया के नियम पर आधारित है और ऑप्शन डी दिया है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के नियम पर आधारित है। तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के नियम पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है।